गुड आफ्टरनून गाइस। टाइप्स ऑफ ऑडिट पे बात चल रही थी। बेसिक का काम आज खत्म करेंगे फटाफट से, ताकि ट्यूसडे से वापस क्लास अपनी जब कंटिन्यू हो तो हम सीधा कंपनी ऑडिट पे बात शुरू कर सकें। तो फटाफट से बता दो ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले क्या था, नीड है ना। कितना टाइप का ऑडिट है? सबसे पहले तो हो गया इंटरनल, हो गया देन एक्सटर्नल हो गया, बराबर सिंपल था तीनों ही। फिर हमने बात शुरू की थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। हमारे पास में कितने टाइप का ऑडिट है? कंटिन्यूस ऑडिट है, फाइनल ऑडिट है और इंटरिम ऑडिट है। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी कंटिन्यूस ऑडिट पे। तो हमने ये तो बात कर लिया था कि बिग एंटिटीज के लिए है। दूसरी बात हमने ये कर ली थी कि ये पूरे साल चलने वाली ऑडिट है, बराबर। यहां तक की बात हो गई थी अपनी सिंपल। नाउ अभी अपने पास में है, उधर कोई छिपा हुआ है क्या भाई? कौन है उधर ऐसा बंदा जो एकदम उधर? तो क्या हुआ उधर, तो छिपके कैसे बैठा इतना? हाँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्राइम किया हुआ बंदा हो, उधर एकदम साइड में छुप के खोपचे में बैठ गया हो। हाँ जी, तो अभी अपने पास में जैसा आपको मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, व्हाट इज कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, मीनिंग पूछ लिया, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशन विच शुड बी टेकन टू अवॉइड द डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। तो अपने को अभी पहले पढ़ना है कंटिन्यूस ऑडिट का एडवांटेज क्या, इसका डिसएडवांटेज क्या, और डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। उस पर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का बना हुआ है। तो पहले एडवांटेज पे बात करते हैं। फायदा सबसे पहला ये, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। क्या कहते हो भाई? भाई अप्रैल में साल चालू हुआ, मार्च में खत्म हुआ, उसके बाद तुमने ऑडिट चालू किया, तो एरर और फ्रॉड का पता कब चलेगा? 1 साल बाद में। यही अगर कंटिन्यूस ऑडिट करोगे तो इधर अप्रैल में हुआ, मई में पता, मई में हुआ, जून में पता, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट आपकी चल रही है तो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, और अर्ली डिटेक्ट हो गया तो अर्ली रेक्टिफाई भी हो जाएगा, ना इमीडिएटली। दूसरा फायदा, चांसेस फॉर डिटेल कवरेज। खुद ही सोचो, 5 महीने हैं एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है, पूरे 5 महीने पढ़ोगे तो कोर्स ढंग से होगा, या सिर्फ अक्टूबर में ही सारा कोर्स एक साथ करने बैठोगे तो कोर्स आराम से होगा। कवरेज ज्यादा किस में कर पाओगे? 5 महीना पूरा पढ़ोगे तो ये तो पॉइंट आपके ऊपर ही लग रहा है। डिटेल कवरेज होगी, अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो डिटेल सारी चीजें कवर कर पाओगे, लेकिन डायरेक्ट अक्टूबर में जब मारा तो सारी चीजें कवर होगी नहीं। तो सेम यही चीज ऑडिटर के लिए भी है। पूरे साल ऑडिट चलती रहेगी तो सारी चीजें देख पाएगा, टाइम बहुत है उसके पास। यही अगर मार्च खत्म होने के बाद में ऑडिट किया तो दिक्कत क्या? मैंने आपको कहा था अपने को 30 सितंबर तक एजीएम करनी है, तो अल्टीमेटली हाथ में तो 3-4 महीना है। उसमें फिर इतनी बड़ी एंटिटी अगर है तो आधी चीजें छोड़ेगा, आधी चीजें ऑडिट करेगा, दिक्कत आएगी। फिर हमने कहा प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट अकाउंट्स। कंपनी को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है कि ऑडिटर हर महीने आने वाला है, तो अप टू डेट अकाउंट्स तैयार रहेंगे। एक तो क्या होता है कि भाई एंड में जाकर के वो अकाउंट्स बनाएंगे, नहीं तो प्रॉपर चेकिंग होती जाएगी, अप टू डेट अकाउंट्स जो है वो आपके बनते जाएंगे, तो अच्छा बेनिफिट है। और इससे फायदा क्या होगा, अगर अकाउंट्स टाइम पे बने तो टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, सब कुछ टाइमली बनेगा। और सबसे बढ़िया एक बात है, क्लाइंट के बिजनेस का आपको हो जाएगा प्रॉपर नॉलेज, है ना। जब भी हम लोग जेके वाइट सीमेंट को ऑडिट करने के लिए गए तो कंटिन्यूस ऑडिट की वजह से ही हमको समझ में आया कि भाई कैसे बनती है सीमेंट, क्या रॉ मटेरियल लगता है, कितने टाइम तक उसको काम करना पड़ता है, कैसे काम होता है, कैसे मशीनरी काम करती है, उससे इवन पॉल्यूशन कैसे होता है ना। हमको ये नहीं समझ में आया था कि जेके वाइट सीमेंट वालों ने अपना पूरा एरिया में इतना सारा प्लांटेशन क्यों करके रखा है। मैं कह रहा विलेज एरिया गोटन जैसी जगह के अंदर उन्होंने अपना प्लांट लगाया, और मैंने कहा इधर राजस्थान में इतना भयंकर प्लांटेशन सब तरफ किया हुआ उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर समझ में आया ऑडिट करते करते कि भैया इस सीमेंट से बहुत ज्यादा होता है पोल्यूशन, और उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लगा रखे हैं इतने सारे ट्रीज। तो वो ऑडिट करोगे तो समझ में आएगा ना आपको, नहीं तो क्यों समझ में आएगा, बराबर। तो आपको क्लाइंट के बिजनेस का बहुत प्रॉपर नॉलेज होगा। पहले मुझे लगता था कि जो पेट्रोल पंप वाला है ना, इनकी कमाई बहुत होती है, कितना सारा जो मेन पेट्रोल पंप कोई मेन जगह पे आए हुए हैं तो सारे दिन इतने लोग हजारों लीटर पेट्रोल भरवा के जाते हैं, तो मस्त कमाई होती होगी इनकी। जब पेट्रोल पंप का कंटिन्यूस ऑडिट किया, कंटिन्यूस ऑडिट पे जाते थे उस पेट्रोल पंप पे भी हम लोग एवरी मंथ या 2 मंथ में एक बार,
तो हमको समझ में आया कि भैया मिल तो कुछ नहीं रहा है, 1 लीटर पेट्रोल कोई आके डलवाता है तो उनको 10 पैसे ही मिल रहा है उसके पीछे, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो वो ज्यादा इनकम तभी कर पाते हैं जब रोटेशन ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हो, उनके पास मास बहुत आ रहा है पेट्रोल भरवाने के लिए, रोज के 5,000 10,000 लोग आ रहे हैं तो उनका कुछ कमाई है, अदरवाइज 1 लीटर के पीछे 10 पैसे ही मिल रहा है उनको। तो वो सारा सिस्टम तब समझ में आया जब हम लोग किसके लिए गए, कंटिन्यूस ऑडिट के लिए। फिर सोचो पेट्रोल पंप का ही, हमको लगता था कि यार तुम्हारे पास में ये 1,000 लीटर या 10,000 लीटर ऑयल आता है, वो जो 10,000 लीटर ऑयल का पूरा आता है ना ट्रक भर के उनका टैंक, वो आकर के पेट्रोल पंप वालों के पास में, जैसे अपने घर में पानी का टंकी होता है वैसे उनके पास पेट्रोल का होता है, उसमें वो सारा अनलोड करते हैं। तो हमको समझ में आया कि भाई 10,000 लीटर तुमने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो 9,000 मान लो 700 लीटर ही क्यों हुआ, बाकी इतना कहां चला गया। तो अब समझ में आया कि भाई पढ़ा तो था हमने बुक्स के अंदर, कॉस्टिंग वॉस्टिंग करते हैं तो पढ़ा था, या अकाउंट्स करते तो पढ़ा था कि भाई ये तो अपना वो लॉस है, उड़ जाएगा कुछ, ठीक है। जब वहां जाकर के प्रैक्टिकली आंखों से देखा तो समझ में आया कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे गायब हो रहा है। फिर ये भी समझ में आया कि वो जिस पाइप से सप्लाई करते हैं उस कुछ तो उस पाइप के अंदर ही रह जाता है जो निकलता ही नहीं है बाहर ही। तो ये सब चीजें कब समझ में आई, जब आपने कंटिन्यूस ऑडिट किया, जब हम रेगुलर जा रहे हैं। नहीं तो अगर हम साल खत्म होने के बाद जा रहे हैं तो उस वक्त हम काम करेंगे, ये सब चीजें ध्यान देंगे। नहीं तो हम हर महीने जा रहे थे, हर महीने जा रहे हैं, दिखाओ हमको देखना है कैसे तुम्हारा पेट्रोल टैंक कैसे खाली होता है, हम तो वो देखेंगे वहां पे। हमने खड़े होकर देखा तो बहुत सारी चीजों का नॉलेज हुआ, बहुत सारी चीजें समझ आई, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको बहुत सारी तारीफें कर दी इसकी, अब इसकी बुराइयां करेंगे। यही अपन करते भी हैं, किसी की अच्छाई करनी है तो अच्छाई कर सकते हैं, और उन्हीं अच्छाइयों को अगर बुराई पे आ गए बुराई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आओ डिसएडवांटेज, सबसे पहला भैया कितना टाइम कंज्यूमिंग है, पूरे साल में ही पड़े रहो, कितना टाइम लगता है इसके अंदर, है ना। जो काम 3 महीने में निपटा सकता हूं मैं, वो काम के लिए पूरा 12 महीने लगा रहा हूं, कितनी गलत बात है ना। सेकेंड नंबर भाई एक्सपेंसिव भी बहुत है, एक्सपेंसिव है, ऑडिटर कोई फोकट में काम नहीं कर रहा है, फीस लग रही है ना। प्लस सोचो कि हम लोग जब भी एवरी मंथ वहां जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, तो हमारा रहना खाना कन्वेंस सब क्लाइंट को भुगतना पड़ रहा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तीसरा नंबर स्टाफ, ऑडिटर के स्टाफ के लिए क्या हो जाता है, बोर्डम, बोर हो जाता है। क्या एक हर महीने जाओ वो काम, फिर एंट्री देख के आओ, फिर जाओ फिर एंट्री करके आओ। उसमें भी क्या था कि जब भी हम जेके वाइट जाते थे तो उधर तो मजा आता था हमको, क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग होते थे वहाँ पे, शाम के वक्त आराम से घूमो फिरो, उनके वहाँ पे स्विमिंग पूल है, हाँ गेम्स हैं, वो सब खेलो, इंडोर गेम आउटडोर गेम लाइब्रेरी सब कुछ है। यही पेट्रोल पंप का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं हर महीने, क्या करूँगा उधर में, पेट्रोल है और मैं हूँ, डीजल है, उसका स्मेल लेते रहो ये और काम करते रहो, तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए बोर्डम हो जाएगा, बट ऑब्वियस है। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ लूज एंड, ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस महीने मैंने एक काम खत्म किया, अब वो काम 30 दिन बाद वापस शुरू कर रहे हैं, तो कहां से चालू करना है, वापस उसी पॉइंट से चालू करना। आप सोचो कि अपनी आज क्लास खत्म हो, 1 महीने बाद वापस ऑडिट का क्लास चालू करूं, तो मुझे पहले तो पुराना आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, पता नहीं कहाँ खत्म किया था, आपसे मुझे पूछना पड़ेगा, हाँ भाई बताओ मैंने लास्ट क्लास कब खत्म की थी, फिर आप बताओगे सर इस टॉपिक पे खत्म की थी, फिर वहां से चालू करूंगा, फिर 1 महीना पढ़ा और फिर 1 महीने का ब्रेक, तो फिर मुझे वापस पूछना पड़ेगा बताओ भाई कहां से खत्म किया था। तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी आएगा, ठीक है ना। फिर आया ऑल्ट्रेशन बाय द क्लाइंट स्टाफ इन द चेक फिगर, ये भी एक बड़ा खतरा है। अप्रैल में कुछ गलतियां हुई, हमने सुधरवा दी, उन्होंने सुधार दी और हमने उसको ओके कर दिया। फिर हम अब जो हमने चेक कर लिया वो तो वापस करने वाले हैं नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, पीछे से उन सारे अमाउंट्स को चेंज कर देंगे। होता क्या है, जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो इस तरह से, ये जो मैंने देखा ना, ये ऑडिट का टिक मार्क है, ऐसे ऑडिटिंग ऐसे होती है, एक फिगर को ऐसे चेक करते हैं, है ना। तो अब वो आपने तो चेक कर दिया, अब वहां उन्होंने अमाउंट को चेंज कर दिया, तो क्या कर लोगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इनके जो है। तो आपका जो क्वेश्चन बना वो ये बना, हाउ टू अवॉइड डिसएडवांटेज। भाई डिसएडवांटेज है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे इनको दूर किया जा सकता है, उस पर आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया। बढ़िया पॉइंट है। सबसे पहला हमने कहा सरप्राइज विजिट बाय द ऑडिटर स्टाफ सो दैट द क्लाइंट स्टाफ में नॉट एडवांस नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ विजिट। कई बार क्या होता है,
एक हमारा डिसएडवांटेज जो है वो ये भी होता है, उसी का ये जवाब है कि क्लाइंट स्टाफ को पहले से पता है कि हम कब आने वाले हैं। तो जो पहले से पता है तो वो उसी तरह से काम करके रखेंगे, मतलब ऐसा जो हमको दिखाई कुछ और दे और हो कुछ और। तो ऐसे में अपना तरीका क्या होना चाहिए, पहले से फिक्स मत करो कब जाना है, अचानक से उनके यहाँ पहुंचो और जाके बोलो सरप्राइज हम आ गए, लाओ बुक्स लाओ, हमको चेक करनी है। ऐसे करना चाहिए ताकि वो दिक्कत दूर हो जाए। आप खुद जानते हो भाई, कहीं पे इनकम टैक्स का रेट पड़ने वाला है और उसको पहले से पता चल जाए कि इस वक्त आने वाला है, तो सब चीजें एकदम सेटल करके रखेगा, आओ सब देख लो। तो सेम वैसे ही हम भी हैं, अगर पहुंचे और उनको पता है कि हर महीने का इस डेट से इस डेट तक ऑडिटर का स्टाफ आएगा, तो वो उसी तरह से चीजों को सेट करके रखेंगे, है ना। तो इसके लिए अपने को कई बार क्या करना चाहिए, सरप्राइज विजिट पे, ऑडिट पे जाना चाहिए। सेकेंड नंबर, ड्यूरिंग ईच विजिट वर्क शुड बी कंप्लीटेड अप टू अ डेफिनेट स्टेज। पर्टिकुलर काम पे खत्म करो सो एज टू अवॉइड लूज एंड्स एंड बोर्डम। ऊपर वाला आपके दोनों प्रोविजन खत्म किए मैंने, आप बोर नहीं होगे। एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलो कि इतना काम अपने को इस वक्त पे खत्म कर देना है, ये चीज हम चेक कर लेंगे, इसका स्टेटमेंट बना के आएंगे। और अब जैसे आज मैं ये चैप्टर खत्म करके फिर 2 दिन का अपना ब्रेक है, फिर नया टॉपिक ही चालू होगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है। यही चैप्टर बीच में छोड़ दें और ब्रेक आ जाए तो फिर वापस उसको रिवाइज कराऊं, फिर ढूंढूं, आपसे पूछूं, बोलो कहां किया था। यहां तो चलो अभी हमारे पास आराम है कि कहां तक टिक लगा हुआ है मुझे पता है कि यहां से मुझे वापस शुरू करना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो पर्टिकुलर टारगेट लेके चलिए, वहां तक का काम खत्म करिए, आगे जाएं तो उसके आगे से काम शुरू कर दीजिए, बराबर। एट द एंड ऑफ ईच विजिट important balances should be noted down and the same should be compared at the time of the next visit। क्या कहते हो, जब आप जिस जगह पे ऑडिट छोड़ के आ रहे हो, कुछ बैलेंस चुपचाप अपने पास नोट कर लो, कैश बुक का बैलेंस, मान लो वहां तक की परचेज का, सेल का, और कोई चीज का। फिर नेक्स्ट टाइम जब जाओ टैली कर लो, उससे पता लग जाएगा कि कहीं उन्होंने पीछे से कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिए हैं। अभी वो होशियार है तो आप डबल होशियार है, चार्टेड है आके। फिर जैसा मैंने कहा, द ऑडिटर शुड ऑल्सो मार्क अ स्पेशल टिक प्लेस अगेंस्ट द फिगर टू अवॉइड ऑल्टरेशन। जनरली टिक लगा दोगे तो वो पेपर चेंज नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होगा, वो पेपर ही चेंज कर दे, बुक ही चेंज कर देंगे, हाँ साहब यही तो बुक थी आपने चेक कर ली, तो स्पेशल इसलिए ये इस तरह के मार्क लग जाते हैं कई बार, ताकि वो चेंज नहीं कर पाए काफी हद तक। अब देखो, डिसएडवांटेज अपन 100% तो हटा नहीं सकते कोई भी चीज के, है ना। अब मैंने कहा कि सर ये 10,000 का अमाउंट है, अब आपने मार्क तो यहां किया है, वो यहाँ कुछ भी चेंज कर रही है, लो सर यहाँ मिटा करके 20,000 कर ले, तो वो तो अब सब जगह रहेगा। लेकिन स्पेशल मार्क लगाने से कहीं कहीं अपन क्या करेंगे, चीजों को रोक पाएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ, मार्क कॉपी में मतलब, हाँ अब ये नाउ टाइम हो गया कि आप मोबाइल से फोटो खींच लो, उसके फोटो स्टेट तो आपको ले जाने देंगे नहीं वहां से, बराबर। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ये चीजों का मतलब यही है कि अब जो टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहो, है ना, आप यूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख के सेल्फी ले लो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक का ये है, कर सकते हो। अभी मैंने देखा कई सारे हमारे जो नए नए सीए बने ना, या इवन आर्टिकल, वो भी ऑडिट पे कहीं जा रहे हैं ना, तो फोटो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, ऑडिट एट दिस प्लेस, बराबर। मस्त ऐसे काम वाम करते हुए ऐसे सेल्फी वेल्फी खींच करके डाल रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई, मेहनत से बने हैं सीए या इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, तो अभी इनका हक बनता है फोटो डालने का, बराबर डाल रहे हैं। अब ये पता नहीं परमिसिबल है कि परमिसिबल नहीं है, कि आप कहाँ ऑडिट करने जा रहे हो, वहाँ मस्त फोटो वोटो डाल रहे हो उस जगह की। नॉमिनल अकाउंट शुड बी चेक ओनली एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लोजिंग, सही है ना। नॉमिनल अकाउंट्स बोले तो कौन से होते हैं, तो ये सब तो कब देखने चाहिए हम, तो इनका बैलेंसेस तो कब देखना चाहिए, साल के एंड में देखेंगे ना, रेगुलर बेस पे थोड़ी चेक करेंगे इनको, क्या करना है अपने को। तो ये डिसएडवांटेज दूर करने के हमारे तरीके हैं, इससे अपन डिसएडवांटेज दूर कर सकते हैं कंटिन्यूस ऑडिट का। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बढ़िया पॉइंट है, कर सकते हैं अपन, ठीक है। नाउ फाइनल ऑडिट कल अपन बात कर चुके थे, स्मॉल एंटिटीज के लिए काम में आती है भाई, बहुत सिंपल है, बराबर। नाउ व्हाट अबाउट द इंटरिम ऑडिट। अब चूंकि आप इंटरिम कल डिविडेंड वर्ड पढ़ चुके हो, तो समझो एन ऑडिटेड कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। आपको इंटरिम डिविडेंड की क्या डेफिनेशन बताई थी सर ने, हाँ, 2 डिविडेंड्स जो एनुअल पे होते हैं उसके बीच में जो डिविडेंड पे होता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। सेम वैसे यहां पे भी है, 2 एजीएम्स के बीच में जो डिविडेंड पे होता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड। लॉ में भी पढ़ेंगे अपन इसको, सेक्शन 123 में भी। अब
एक ऑडिट जो दो एनुअल ऑडिट के बीच में हो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसको इंटरिम ऑडिट बोलते हैं. इट इज हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन लाइक डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. वही चीज. अब साल के बीच में हमको डिसाइड करना है कि डिविडेंड देना है, इंटरिम डिविडेंड, तो वहां तक का प्रॉफिट तो पता चले, बोलो कि कितना हुआ है. तो उसके लिए अब इंटरिम डिविडेंड करवा लेते हैं, जिस इंटरिम ऑडिट करवा लेते हैं, जिससे पता लग जाए कि भाई यहां तक इतना प्रॉफिट अपन कमा चुके हैं, उसके हिसाब से डिविडेंड पे कर दो, टेंशन नहीं है. नाउअडेज इट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑल्सो, आजकल कंपल्सरी भी कर दिया कई कई जगह पे, जैसे सेबी एंड आरबीआई रिक्वायर्स पीरियोडिक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन टू एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज जनरली कैरिड आउट बाय प्रोफेशनल क्वालिफाइड ऑडिटर. होता क्या है, आरबीआई ने और सेबी ने, जैसे सेबी ने क्या दिया लिस्टेड कंपनीज के लिए, आरबीआई ने बैंकिंग कंपनीज के लिए कंपल्सरी कर दिया कि आपको 3 मंथ्स का ऑडिट करवा के देना पड़ेगा, क्वार्टरली ऑडिट करवाओ आप. वो इंटरिम ऑडिट होगी, 3 महीनों का जो भी बैलेंस आया उसका ऑडिट करके रिपोर्ट भेजो आरबीआई को, फिर अगले 3 महीनों का भेजो, फिर एनुअल तो करना ही करना है आपको फाइनल वाला. तो आजकल गवर्नमेंट ने कंपल्सरी भी, सर क्यों कंपल्सरी किया, खुद ही देख रहे हो तुम, कितने सारे फ्रॉड्स, कितना सारा पैसा लेके लोग इंडिया से बाहर भागे जा रहे हैं. तो अब हमको देखना तो पड़ेगा ना वहां पे. 3 मंथ से जब ऑडिट होती रहेगी तो ध्यान में रहेगा आपने किसको कितना लोन दिया, कितना एनपीए हुआ. एनपीए अकाउंट्स में पढ़ोगे आप, अभी आया नहीं होगा शायद वर्ड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक का एक तरह से डूबने के पोजीशन पे, उसको एनपीए बोलते हैं. तो ये अपने को ध्यान रखना है. छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया. अब मैंने आपको कहा था कि इन पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, लेकिन अगर एक कॉमन क्वेश्चन आपका बना, जैसे आप स्टडी मेट का अभी फर्स्ट चैप्टर, अभी स्टडी मेट हाथ में लेना नहीं है, कंफ्यूजन में आ जाओगे, लेकिन स्टडी मेट जब आप देखोगे उसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट में जब जाओगे तो ये लिखा हुआ दिखेगा आपको जो मैंने लिखा है. तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ ऑडिट का, तो अपने को भी यही लिखना है जो अब पढ़ाने जा रहा हूं. 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, कंपल्सरी ऑडिट. अभी नोट कुछ नहीं करना है क्योंकि ये स्टडी मेट में भी है, इसलिए नोट नहीं करना है. अच्छा, आपने कल नोट फाइनल ऑडिट नोट कर लिया था, तो इंटरिम भी कर लो. फिर फाइनल किया था तो फिर इंटरिम भी करो, नोट करिए. आखिरी ऑडिट इंटरिम वाला नोट कर लो और सिंपल लिख लो, एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट. एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, 2 फाइनल ऑडिट्स के बीच में जो अगर ऑडिट हो रही है, इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट. इतना लिखना है बस, मीनिंग पे फोकस करना है अपने को, ताकि ध्यान रहे कि भी क्या होती है. ठीक है, बराबर. अब आपका स्टडी मेट कहता है, लिखना नहीं है ये, कंपल्सरी ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ. जो कंपल्सरी है लाइक कंपनीज एक्ट, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जो अपन ने स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा था उसमें यही तो था. और एक होता है वॉलंटरी ऑडिट. वॉलंटरी ऑडिट मतलब लॉ कंपल्सरी नहीं कर रहा है, अपने मन से कराइए. तो मैंने क्या लिखा है वहां पे, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी एंटिटीज, मतलब इंडिविजुअल्स, है ना, पार्टनरशिप फर्म, इवन एचयूएफ, फॉर देयर फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट. वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से करवाते हैं. ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल है, क्लब है, हॉस्पिटल है, फॉर यूज ऑफ, क्या लिखा है, सरप्लस ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट. अब ये समझो, पहला वॉलंटरी ऑडिट, जैसे मैंने अपना बताया आपको, मेरी मर्जी, मैं देखना चाह रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ करवाती है. सेकंड नंबर, अपने यहां पे स्कूल्स होती हैं जैसे, या हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, पैसा, सबको पता है गवर्नमेंट से पैसा मिलता है. अब वो ग्रांट गवर्नमेंट आपको तभी देती है जब आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे, और वो भी कैसे वाले, ऑडिटेड वाले. तो वो लोग भी ऑडिट करवाते हैं. तो गवर्नमेंट कंपल्सरी नहीं कर रही है आपके ऊपर, ये तो आपकी गरज है कि आपको गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, तो आप ऑडिट करवा करके फिर वो ऑडिटेड वाली दोगे, उस बेस पे गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगी. तो ये भी इसी के अंदर कवर है. ठीक है. तीसरे नंबर पे ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, फॉर एग्जामिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी, इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी लाइक माइनर और विडोज. अब आप ये भी जानते हो, हमारे यहां पे कई सारे ट्रस्ट बनते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की डेथ हो गई, मरने से पहले उसने अपना एक माइनर के लिए ट्रस्ट बनाया, या विडो के लिए एक ट्रस्ट बना दिया, एक बंदा अपॉइंट कर दिया जिसका नाम हो गया ट्रस्टी. सुना है ना आपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब पढ़ के आए हो ये तो आप, ट्रस्टी.
और माइनर जो है या वो जो विडो है वो हो गई बेनिफिशियरी। रूल क्या है कि भाई जब वो माइनर 21 साल का हो जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करेंगे, तब तक ट्रस्टी उसको संभालेगा। तो अब वो ट्रस्ट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस माइनर या उस विडो के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भरोसा कैसे हो, उसके लिए ऑडिट जरूरी होती है कि ये लोग ऑडिट करवा सकते हैं। बराबर। तो दो पार्ट हो गए, एक लॉ कंपलसरी कर रहा है और एक हमारा वॉलंटरी ऑडिट है, जिसमें लॉ कोई एक्ट जबरदस्ती नहीं कर रहा है, हमारे खुद के कुछ पर्सनल पर्पस हैं जिसकी वजह से हम ये ऑडिट करवाते हैं। सिंपल चीज है। बराबर। हाँ जी। हाँ, अब इसके लिए कौन अपॉइंट करेगा पर्सन को? एक्चुअल में ये ट्रस्ट कोर्ट के ऑर्डर से बनता है, तो इसके ऑडिट का काम ट्रस्टी या तो खुद करवाए या कोर्ट के ऑर्डर से बंदा अपॉइंट होगा, है ना। जनरली कोर्ट के ऑर्डर से अपॉइंट हो जाएगा। बराबर। क्लियर। हाँ जी। उनका वॉलंटरी रहती है। पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई सिस्टम हमने नहीं बनाया। बराबर। लेकिन जैसे इंडिविजुअल है, उनका टैक्स लिमिट है, वैसे ही इनका भी एचयूएफ वगैरह का टैक्स लिमिट हो सकता है, उसको कहते हैं टैक्स ऑडिट। उसमें अगर आप उस लिमिट से बाहर चले गए तो फिर आपको ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा, जो आप इनकम टैक्स पे पढ़ेंगे भी। बराबर। ये अपने को ध्यान रखना, अदरवाइज वॉलंटरी है ना। किसमें ये वाला? हाँ, नहीं, इसमें गवर्नमेंट आपको फोर्सफुली ऑडिट करने को नहीं बोल रहा है ना। जबकि इस वाले मैटर में क्या हो रहा है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, नहीं करवाया तो पेनल्टी लगेगा। यहां पे पेनल्टी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि वॉलंटरी का मतलब आपकी गरज है, आपका पर्पस है, इसलिए ऑडिट करवा रहे हो। यहां आपका पर्पस कुछ है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि कंपनी है तो सेक्शन की रिक्वायरमेंट में आ गया कि आपको ऑडिट करवाना जरूरी है ना। अभी ये हो रहा था पिछले साल, ये मैं और बियानी सर इसी मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। बियानी सर ने बोला कि सर ये बताओ, कंपनीज एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि ऑडिट करवाना कंपलसरी है, कौन से सेक्शन में है? तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। तो मैंने दो तीन चीजें हम लोगों ने डिस्कस की बैठ करके, हम लोग लॉ के क्योंकि दोनों हम लॉ के ही लेक्चरर्स हो गए, फैकल्टीज हो गए, तो हम कई चीजें को डिस्कस करते रहते हैं आपस में। तो मैंने कहा सर दो तीन चीजें हैं। पहले तो कंपनीज एक्ट ने सेक्शन बनाया है कंपनी ऑडिटर का, तो जब सेक्शन बनाया तो इसका मतलब ऑडिट होती होगी तब बनाया। सर बोले सर वो तो ऑडिट करवावे तो है, ये थोड़ी लिखा है कि ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो हमने कुछ सेक्शंस निकाले 128 से 138 के बीच के, जिसमें लिखा हुआ था पहली चीज कि कंपनी की एजीएम का कुछ वर्किंग लिखा हुआ है जो लॉ ने फिक्स किया है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको ऑडिटेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब निकलता है? सर ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो इससे डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है, डायरेक्ट तुमको कोई सेक्शन में नहीं दिखेगा कि आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है। लेकिन जब उन्होंने ये लिख दिया कि एजीएम में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना है, फिर मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर सेक्शन 137 में लिखा हुआ है कि हर कंपनी को एजीएम के इतने दिन में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को भी भेजना है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? नहीं तो आरओसी को भेजने की जरूरत क्यों है? सर बोले हाँ ये बात ठीक है, इससे आरओसी का कंफर्म हो जाता है कि भाई आरओसी को भेजना है या एजीएम में रखना है, मतलब ऑडिट करवाना क्या हो गया? कंपलसरी। तो ऐसे देखा जाता है। बराबर। क्लियर मैटर। चलिए जी। हाँ, क्या हुआ? लॉ पढ़ लिया तुमने ये सेक्शन 138, 137, 132, 135 पढ़ लिया गया, तो फिर कैसे पता तुमको कि फाइन है कि नहीं है? तभी तो कह रहा हूं, तुमने बोला कहां लिखा हुआ है, तो लॉ में ही लिखा हुआ होगा ना, तो भाई और कहां होगा? जब कंपनी लॉ की बात आ रही है या इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूं ना, तू क्या कह रहा है? तेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। हाँ लिखा हुआ है ना, एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा तू बता रहा है, पूछ रहा है? अब बता रहा है, ओके। हाँ ऐसे बताना यार, तू सीधा अटैक करेगा तो मुझे लगेगा पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाई सर जहां लिखा हुआ है कि अगर आपने, एक्चुअली में वहां ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ऑडिट नहीं करवाए तो फाइन लगेगा, वहां उन्होंने लिख दिया आपने ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो फाइन लगेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे उन्होंने लिखा आरओसी को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सबमिट करने हैं, और अगर आपने ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो इसका पेनल्टी लगेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? ऑडिट करवाना जरूरी है ना।
नहीं तो पेनल्टी लगेगी। फिर एजीएम में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना जरूरी है, नहीं रखे ऑडिटेड वाले तो ये पेनल्टी लगेगी। इससे भी पता लग गया कि ऑडिट नहीं करवाया तो अननेसेसरी अपने को वो पेनल्टी बियर करनी पड़ जाएगी। ऐसे सबसेट होगा, अपने को ध्यान रखना है। बराबर, ठीक है, अभी क्लियर है। नाउ अब एक आखिरी पॉइंट अपने पास में आया, ऑडिट का कई सारे सब्जेक्ट के साथ में रिलेशन है। वैसे तो ये अपने जो दिन क्वालिटीज पढ़ी थी ना, उससे मैच करता पॉइंट ही है, बहुत आसान है। और देख लो ऑडिटिंग का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ रिलेशन, मुझे डायरेक्ट बता दो, यूं ही आप ही बता दो मुझे, अब इसमें क्या पढ़ाऊं मैं। अकाउंट्स के साथ ऑडिट का क्या रिलेशन है? भाई ऑडिट करना ही तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तो बट ऑब्वियस है अकाउंटिंग नहीं होगा तो आप ऑडिटिंग करोगे किसका? तो यही इन्होंने लिखा है, क्लोजली रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का ही रिजल्ट है, तो आपको इसका साउंड नॉलेज होना ही होना चाहिए। सेकेंड, ऑडिटिंग और लॉ लेना देना है ही है। कंपनी ऑडिट करने जाओगे तो कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, तुमको इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। बैंक का ऑडिट करने जाओगे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ के बिना तो क्या है भाई, तो पढ़ना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और ऑडिटिंग का मैंने बताया था उस दिन आपको, पॉलिसी मैटर्स जो डिस्कस करने हैं उसके लिए करना जरूरी है। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला, इस पर शायद मैंने क्वेश्चन या लिखा भी है, ये रहा देखो, नवंबर 13 का क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये आ गया क्वेश्चन, चार वही 3-4 नंबर का आपसे पूछ लिया, लिखो इसका आंसर। तो ये रहा यहां पे, कैसा साइंस है ये, क्या होता है बिहेवियरल साइंस? जिसमें लोगों के बिहेवियर का स्टडी करना, उनका बिहेवियर उसको स्टडी करना और फिर उसके हिसाब से उनसे काम करवाना, है ना, इसको कहते हैं बिहेवियरल साइंस। ये होना बहुत जरूरी है, हर इंसान में होना चाहिए। देखो, द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग। ये तो पहली लाइन पूछी, वो लिखनी लिंक्ड है। पहला पॉइंट पढ़ के बताओ कि इससे क्या होगा, क्या लिखा है? हाँ, एन ऑडिटर शेल बी रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जिधर तुम ऑडिट करने जाओगे वहां बहुत सारे लोगों के साथ तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे में आपको, मैंने उस दिन भी कहा था कि टैक्ट होना चाहिए आप में, चीजें आपको निकलवानी पड़ेगी, उससे पूछने का तरीका, उसका नेचर कैसा है, वो सब बिहेवियर का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ऑडिटिंग का काम नहीं कर पाएंगे। He has to obtain explanation from client, staff and management। अभी अभी आपको मैंने बोला, क्लाइंट के स्टाफ से, मैनेजमेंट से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिएगा, चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिएगी। वो तभी मिल पाएगी जब आपको लोगों के नेचर को समझना, उनके बिहेवियर को समझने का पूरा सिस्टम पता हो, किस वक्त किससे क्या बात करनी है, कैसे इससे इंफॉर्मेशन निकलवानी है, ये किस लेवल का आदमी। अब एक छोटी सी एंट्री के लिए तुम मैनेजमेंट को पूछने चले गए तो चलेगा क्या? उसके लिए मैनेजमेंट को क्या पूछना है? फॉर एग्जाम्पल, एक जगह में ऑडिट करने के लिए गया, वहां एम्प्लॉइज को मिलता था बोनस दिवाली पे। 10 ऐसे एम्प्लॉइज थे जिनको बुद्ध पूर्णिमा पे बोनस मिला। ऑब्जेक्शन रेज हुआ, भाई बुद्ध पूर्णिमा पे बोनस का चक्कर समझ में नहीं आया। अब ये मैं कहां कंपनी के चेयरमैन को पूछने जाऊंगा? इतना तो अपन में बिहेवियरल साइंस होना चाहिए कि ये छोटी सी चीज में वही मैनेजर या अकाउंटेंट से पूछ लूं। मैंने पूछा अकाउंटेंट को ये क्या है, वो बोले सर हमारे यहाँ पे 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट हैं और उनका ये रिक्वेस्ट था कि हमको दिवाली की जगह पे, ये हमारे लिए एक मेन फेस्टिवल होता है, आप इस पर दीजिए। कंपनी की पॉलिसी मैटर्स थे, कंपनी के मैनेजमेंट ने इसको अलाउ किया है। अब उससे बात करने के बाद अब ये पॉलिसी मैटर है भी या नहीं है, वो मैं मैनेजमेंट से बात करूं। मैं डायरेक्ट कहा मैनेजमेंट के पास पहुंच जाऊं, सिंपल है ना। मान लो तुम्हारे यहाँ क्लास के अंदर एक की खो गया, चाबी खो गया, सीधे बियानी सर को फोन लगा दूंगा, सर हमारा चाबी खो गया क्लास के अंदर। इतना बिहेवियरल साइंस तो अपने को होना चाहिए कि वो चीज उनसे पूछने की जगह बाहर अशोक जी को पूछो, रमेश जी को पूछो, भाई किधर है हमारा की बताओ, फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप आगे तक पहुंचे। तो ये चीज जरूरी है। फिर हमने कहा, फिर एक और चीज, आपका खुद का स्टाफ भी तो है, उसको भी तो काम लेना है आपको। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि भाई मैं अकाउंट्स का एक्सपर्ट था, मेरा साथ वाला टैक्स का एक्सपर्ट था, ये आप हमारे बिहेवियर से जाने कि कौन कितना काम कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, उसको उस हिसाब से काम दो। आपको अपने, देखो रियल लाइफ में भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट माइंड थॉट, है ना। तो इतने सारे लोगों को एक साथ में लेकर के चलना, सबका माइंड थॉट अलग, सबका थिंकिंग अलग,
ठीक है। तो सबको एक साथ में लेकर के चलना, उसके लिए आपको ह्यूमन बिहेवियर का बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। उसी को बिहेवियरल साइंस बोल रहे हैं अपन, और क्या है, ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू बी सो एज टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो आपकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, काम करने के लिए आपको बिहेवियर समझने का, लोगों के बिहेवियर को समझने का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको इससे हटके एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एग्जाम्पल है आज से 5-6 साल पहले का, जिस वक्त में हमारी ये क्लासें भरी रहती थी, है ना। उस वक्त मैं ऑडिट नहीं पढ़ाया करता था, लॉ ऑडिट के लिए ओपी महेश्वरी सर होते थे यहाँ पे, ठीक है, उनका डेथ हो गया फिर। तो उस वक्त हमारे बैचेस बहुत लगते थे, मतलब अपना तो जैसे एक बैच लग रहा है, उस वक्त लॉ के ही लगते थे करीबन, मुझे याद है 5 बैच। इसमें से 2 हिंदी मीडियम के मैं अलग लगाता था, 3 इंग्लिश मीडियम के लगाता था। बाकी सारी फैकल्टीज के 3 बैच होते थे, इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाते थे। मैं उस वक्त में हिंदी मीडियम बैच अलग लेता था, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टैंड भी 150 स्टूडेंट्स का होता है। तो इंग्लिश मीडियम का एक बैच सुबह के टाइम पे होता है, एक बैच शाम के टाइम पे होता है। तो ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम पे हमारा ये हॉल पूरा भर गया, है ना। मतलब जितना हॉल का कैपेसिटी है उससे ज्यादा स्टूडेंट हो गए। शाम के बैच में थे करीब, मुझे ध्यान में है 150। सुबह के बैच में 220 से भी बाहर निकल गए। अब जो नया आ रहा है वो भी सुबह में ही आ रहा है। उनको बोला बेटा शाम को जगह है, आ जाओ आराम से शाम के बैच में। 4-1 बजे का बैच था, 4 या 5 बजे का। नहीं सर हमको तो सुबह आना है। अब इधर ये स्टूल लगा के बैठ रहे हैं, इधर स्टूल लगा के बैठ रहे हैं। और तुम पागल हो गया यार, क्या कर रहे हो ऐसे। अच्छा, अब जो अपनी वो बात थी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है अगर वो सुबह के बैच में आने को तैयार हैं तो सोचो, मुझे क्या तकलीफ है। मेरे लिए तो बढ़िया ही है, आओ बोले एक ही बैच में सब आ जाओ, कोई दिक्कत है क्या। प्रैक्टिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्टूडेंट आने को तैयार है तो फैकल्टी को क्या दिक्कत हो रही है। मुझे प्रैक्टिकली लगा कि भैया लॉ की क्लास थ्योरेटिकल क्लास है, अगर मैं इतने सारे लोग बैठेंगे तो प्रॉपर आई कांटेक्ट या प्रॉपर ध्यान देना, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट तो था ही था, स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है बेनिफिशियल। अब वहां पे ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज कैसे सेट किया। 5-7-10 जने जो यहां बैठे थे, जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया और जो शाम को आ सकते थे, पहले तो ये पता किया, और उनके दोस्त सुबह आ रहे हैं इसलिए सुबह आ रहे थे, उनको पकड़ा। जो फॉर्म्स देख लिए, उनके मार्क्स देख लिए, होशियार थे वो, ठीक है। ये उस वक्त की बात है जब मैं सीपीडी भी नहीं पढ़ाता था। अभी तो क्या होता है, तुम लोग सीपीडी मैक्सिमम लोग मेरे से पढ़ के आए तो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मैं तुमको डायरेक्ट बोल सकता हूं कुछ भी। उस वक्त में मैं सीधा इंटर ही पढ़ाता था, फाउंडेशन यहाँ नहीं पढ़ाता था जैन साहब के यहाँ। तो अब उनमें से मैंने सेलेक्ट किया कि कौन कौन से बच्चे होशियार नंबर वाले हैं, उनको पकड़ा, अलग बुलाया। और तुम क्या कर रहे हो रे, सुबह के बैच में आ रहे हो, पागल है, मेरिट लानी कि नहीं लानी है। सुबह इतनी भीड़ में पढ़ोगे तुम्हारे तो मेरिट आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, तुम्हारे नंबर देखे मैंने। शाम को आओ सर, शाम को। मैंने कहा सुबह के बैच में तो पता नहीं क्या पढ़ाई होगी यार इतनों में, शाम को बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। क्या बात करो, अरे स्पेशल पढ़ाई होगी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। क्या पढ़ाना दोनों में सेम है, मुझे पता है। ह्यूमन बिहेवियर मुझे पता था कि होशियार बंदा, पढ़ने वाला बंदा इसी चीज से पिघलेगा। शिफ्ट किया। फिर 10-12 जने ऐसे ढूंढे जो मेरे रिश्तेदार थे, मतलब जिनके या तो मेरे रिलेटिव थे या जिनके ब्रदर सिस्टर मुझसे पढ़े हुए थे, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन था। उनको बुलाया, हाँ तू भाई, और तू उसका भाई है, कमाल कर रहा है यार, तू मेरी बात नहीं, भाई का नंबर दे मैं बात करता हूँ। अरे सर मैं आऊंगा सर शाम के बैच में। ये चांदनी बैठी, क्या बेटा तू सुमेरपुर की है, मेरे ससुराल की, क्या बात कर रही है, मेरी बात नहीं माने, पापा से बात करा अभी तेरे। नहीं सर मैं शाम को आने को तैयार हूँ। ये लो, ऐसे करके 10-12 जने और शाम को शिफ्ट करवा दिए। क्लास भी ठीक हो गई, शाम वाला मामला भी सेट हो गया। ये होता है ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज। ऑडिट से हटके आपको मैंने एग्जांपल दिया जिससे आपको समझ में आए कि बिहेवियर का नॉलेज कितना जरूरी है ना। ये जरूरी है। हम लोग पहले पुराने बैच वालों को एथिक्स में पढ़ाते थे ये चीजें। अपना एक सब्जेक्ट हुआ करता था एथिक्स, उसमें हम ये चीजें बताते थे कि बंदे में आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू, आईक्यू तो सब में होता है आजकल, साथ में क्या चाहिए, ईक्यू, है ना। एग्जाम्पल देता हूं आपको, बस क्लास समअप कर रहे हैं, अपन खत्म कर रहे हैं। ये आपने देखा है मुन्ना भाई एमबीबीएस, डॉक्टर अस्थाना वर्सेस मुन्ना भाई। डॉक्टर अस्थाना में आईक्यू तो बहुत था, ईक्यू के नाम पे 0, दादू की झप्पी मुन्ना भाई की फेमस थी। या 3 इडियट्स देख लो, 3 इडियट्स में अपना एक तरफ तो वायरस ही था ना,
और चतुर, और एक तरफ अपना रेंचो। रेंचो में EQ और IQ का कॉम्बिनेशन था, तो सक्सेस देख लो आप। तो वो क्यों? क्योंकि आपको ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज है। ठीक है, सोचो, बिहेवियरल साइंस बहुत जरूरी है। सपोज करो तुम लोग का सीए खत्म हो गया, बढ़िया किसी कंपनी में जॉब लग गया, जोधपुर आए हो 5 दिन के लिए, बढ़िया गाड़ी वाड़ी के अंदर जोधपुर में, यहाँ इस रोड से जा रहे हो, आगे एक ठेले वाला खड़ा है, सिंपल ठेले वाला, तुम पीछे से हॉर्न मार रहे हो, हट नहीं रहा है, तुम बाहर निकले गाड़ी से, हे यू ठेला वाला हटो यहां से, है ना, पता नहीं सीए हूं मैं, हटो यहां से हटो। तुम अपनी स्टाइल में, एकदम सीए वाली स्टाइल में, जोधपुर का ठेले वाला है वो, तुम्हारी तरफ देखेगा, दो दिन था प्रियमा, ये लिटरली एक्शन होगा उसका। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, है ना? तो वो तुम्हारा सीए भी ऐसे उधर ही गया, और तुम इधर उधर देखो, यार किसी ने देखा तो नहीं मेरे को, चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए साइलेंट मोड पे, बराबर। यही हमारा बिहेवियरल साइंस क्या कहता है, वो ऐसे नहीं मानने वाला है। आराम से गाड़ी से उतरो, पहली चीज मारवाड़ी यूज करो। जोधपुर का आदमी मारवाड़ी से पिघलता है, सीधा मारवाड़ी में उसको बोलो, अरे भैसा कई करो हो, साइड में वॉक नहीं, घर जाना है, मोड़ो है, घरवाली बाहर जो है। फिर देखो आपकी बात उसके इधर सीने पे लगी, दिल पे, अरे भाई मैं हटता हूं, जा तू पहले जा, दर्द समझ जाएगा आपका। दिस इज कॉल्ड, बराबर, ये बिहेवियरल साइंस का क्वालिटी है, बराबर। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अपने समझने के लिए था, ताकि टॉपिक समझ में आ जाए आपको। चलिए खत्म हुआ। अब जैसा मैंने कहा, ऑडिट का प्रोसेस तो पूरा अपन वैसे भी करेंगे, ये पूरा सीक्वेंस है। प्रोसेस एग्जाम में नहीं आएगा कि ऑडिट प्रोसेस लिखो, ये तो अपन ने सीक्वेंस बनाई है, जिस सीक्वेंस में आपको ऑडिट करनी होती है। तो अभी इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, किसी भी ऑडिट प्रोसेस का पहला स्टेप होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, है ना। अब मुझे अपने लिए ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज अगर कंपनीज एक्ट में हमको ऑडिटर अपॉइंट करना है मेनली, तो उसके लिए पूरा लॉ का एक प्रोसेस होगा, जो हम लोग चालू करेंगे ट्यूसडे की हमारी क्लास से। नोट्स आपको अभी दे रहा हूं मैं, और इसमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन कवर रहेंगे 139 से लगा के 148 तक के। और सुबह की आपकी क्लास में लॉ में भी आप जानते हो, आपका कोर्स कंपनीज एक्ट का है 1 से लगा के 148। तो ये जो पीछे के अपने सेक्शंस यहां पे हैं, ये एज इट इज यहां पे भी कवर हो जाएंगे, वहां तो वापस होंगे तब होंगे। ठीक है, इतना आज के लिए करो। नोट्स अभी आपको मैं दे रहा हूं। क्या हुआ? वो वहां सबसे लास्ट मिलेंगे, बिल्कुल। हाँ, आप